Hello. Hello, friends. My name is रहीम शेख, सॉरी CS रहीम शेख, और आप सबका मैं आई कैन एकेडमी में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ। थोड़ा सा मेरे बारे में मैं बोल देता हूँ स्टार्टिंग में। मेरा नाम है CS रहीम शेख। 1 सेकेंड। ठीक है, CS रहीम शेख है। साथ में आई हैव डन बीकॉम, राइट। बीकॉम तो सारे लोग करते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, देन MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है, देन आई हैव आई वाज वर्किंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी फॉर 2 years in company, 2 years, and 1 year in employment. Okay, so this is my short introduction. So students, आपके सब्जेक्ट का नाम क्या है? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, compliance and ethics. This is for how many marks? This is for 100 marks, right? So students, मैं आपको क्या बताऊंगा इसमें? गवर्नेंस, चलो ठीक है, what we will do is we will move forward some of the biggest corporate governance failure in India. Students, ये हर वीक में आपका एक एक केस लॉ लूंगा, ताकि आप लोगों को जो जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर हुआ होगा इसमें, वो आप लोगों को समझ में आएगा। हर वीक में एक एक केस लॉ। फर्स्ट इज टाटा मिस्ट्री का, ये रिसेंटली 2021 में हुआ था। देन सेकंड इज ICICI बैंक वीडियोकॉन ब्राइबरी केस। ICICI बैंक में की जो चेयरमैन थी चंदा कोचर, उसके रिलेटेड केस है। थर्ड इज PNB नीरव मोदी केस, राइट। देन फोर्थ इज सत्यम स्कैंडल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्कैंडल। फिफ्थ इज मालविंदर एंड शिविंदर सिंह। स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कंपनी पता होगी ना, रेनबैक्सी फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो इनके माला की ये दो ब्रदर्स। देन दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, शाहरुख खान इसकी एडवर्टीजमेंट करता था। अभी ये कंपनी कोई चली नहीं है, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन ICICI येस बैंक राणा कपूर रिलेटेड केस। देन कैफे कॉफी डे। स्टूडेंट्स, कैफे कॉफी डे ये है अपना साउथ इंडियन कंपनी है। उनका प्लान था क्या, दे वर गोइंग टू कॉम्पीट विद स्टारबक्स इन इंडिया। हो भी सकता था, मगर ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस वो नहीं हो पाया। कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स एंड जेट एयरवेज, राइट, जेट एयरवेज ऑफ नरेश गोयल। सो टोटल 9 केसेस वी विल डिस्कस। वैसे तो बहुत सारे केसेस है डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स, मगर हम लोग क्या करेंगे, इतना ही डिस्कस करेंगे। हर वीक एक एक केस लॉ लूंगा मैं, और आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर क्या क्या थे इस पर्टिकुलर केस में, राइट। सो चैप्टर्स हम लोग को क्या क्या पढ़ने हैं गवर्नेंस में। सो टोटल देर आर 4 टॉपिक्स इन गवर्नेंस चैप्टर, सॉरी गवर्नेंस पेपर। फर्स्ट इज गवर्नेंस, दिस इज फॉर 50 मार्क्स, राइट। देन सेकेंड इज रिस्क मैनेजमेंट, 20 मार्क्स। एक ही चैप्टर पढ़ना है, क्या बात कर रहे हो सर? यस, रिस्क मैनेजमेंट एक ही चैप्टर पढ़ना है, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। देन पार्ट 3 इज अ कंप्लायंस, दैट इज फॉर 20 मार्क्स। एंड फोर्थ पार्ट इज इथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी, दैट इज फॉर 10 मार्क्स। सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, एक एक सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। गवर्नेंस में क्या पढ़ना है, रिस्क मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है, कंप्लायंस में क्या पढ़ना है, इथिक्स में क्या पढ़ना है। इन शॉर्ट वी विल सी क्या क्या पढ़ना है। सो 1 सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हमको। सो फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमको क्या पढ़ना है, व्हाट इज। स्टूडेंट्स, इफ पॉसिबल नोट्स बना लो, क्योंकि आपको बहुत कुछ लिखना है थ्रू आउट द ईयर। सो 200 पेजेस का नोटबुक बना लो, उसमें हम लोग लिखते जाएंगे जो भी, और जो भी मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स नोट बना दीजिए। व्हाट इज
corporate governance, right? Then why it is needed, why it is needed, right? Why it is needed. Then third is international practices related to corporate governance, right? फोर्थ पढ़ना है अपने को इवोल्यूशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस globally as well as in India. ठीक है. So first of all, students मुझे ये बताइए what do you mean by corporate governance? Corporate governance. Simple meaning corporate governance is how the corporates are governed, or the best practices that we should follow while governing the company or corporates. Corporates here is companies, that is public private companies, right? Then ps public sector enterprises are there. These are all corporates. So how good they should be governed, we are going to learn this in this particular chapter, right? So come on, next chapter, that is chapter 2. Chapter 2, legislative framework of corporate governance in India. स्टूडेंट्स व्हेन आई से लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव जब हम नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? लेजिस्लेटिव मतलब क्या है? लेजिस्लेटिव मींस लेजिस्लेशन, राइट? लॉज. सो कॉर्पोरेट्स में दो जो इंपॉर्टेंट लॉज यूज होते हैं, फर्स्ट इज कंपनीज एक्ट, एवरीबॉडी नो 2013, एंड सेकंड इज इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी देन सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015. ये दो लॉज है वो अपने को अच्छे से पढ़ना है. मीन्स हाउ इट फैसिलिटेट्स अ गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया, दिस टू पर्टिकुलर एक्ट. देन थर्ड वी विल सी सेक्टर स्पेसिफिक corporate governance. For example banking, for example in banking, which act is applicable? Banking Regulation Act, right? And if it is insurance, which act is applicable? Insurance Regulatory Development Authority, right? So this law is applicable. Fine. So sector specific we will learn in this particular chapter. So students, next is stewardship code. Stewardship code for insurer in India. Stewardship code for insurer in India. Code for insurer in India, right? Insurer means here is company. Then governance of PSE, that is public sector enterprises. Students, there are many public sectors in India. For example, shipping corporation is there, then Indian Oil. आप जब CS बनोगे ना तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ रिलायंस या फिर जो प्राइवेट पब्लिक कंपनी में ही जॉब मिलेंगी. देयर आर मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, वहां पर आपको जॉब मिलेगी और सैलरीज भी वहां पर अच्छी रहती, राइट? तो गवर्नेंस इन पब्लिक सेक्टर्स enterprises, right? So we will study this many topics under the chapter 2. Fine. So come on, chapter 3. Chapter 3 talks about board effectiveness. What is board effectiveness? शॉर्ट में लिख रहा हूं बोर्ड इफेक्टिवनेस. लेफ्ट साइड में आप देख के लिख लो बोर्ड इफेक्टिवनेस. तो इन बोर्ड इफेक्टिवनेस व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी स्टूडेंट्स हियर? रोल ऑफ डायरेक्टर्स we will study. Then contribution of directors we will study.
contribution of directors, then power, duties, then types, then board composition, then independent इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. स्टूडेंट्स आप लोग बोलेंगे सर ये ऑलरेडी हम लोग ने कंपनी लॉ में पढ़ा है. यस आप लोगों ने पढ़ा है, मगर ये चैप्टर पर्टिकुलर चैप्टर में हमको ये देखना है कि हाउ दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फैसिलिटेट्स गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया इन द कंपनीज. तो ये सारा चीज हमको इस चीज में पढ़ना है, राइट, चैप्टर 3 में, दैट इज बोर्ड इफेक्टिवनेस. देन कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर 4. चैप्टर 4 का हेडिंग क्या है स्टूडेंट्स? बोर्ड प्रोसेस टू सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स. स्टूडेंट्स आप लोगों को बता देता हूं, कंपनीज एक्ट के हिसाब से 2 सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स आर मैंडेटरी. फर्स्ट इज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 1 दैट इज बोर्ड मीटिंग रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग, एंड सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स 2 दैट इज रिलेटेड टू द जनरल मीटिंग. मगर अपने को यहाँ पर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू बोर्ड मीटिंग पढ़ना है, राइट. डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स रिलेटेड टू द बोर्ड मीटिंग, राइट. ये जो भी सारा है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अपने को, राइट. देन कम ऑन नेक्स्ट चैप्टर. चैप्टर इज चैप्टर 5 कॉर्पोरेट पॉलिसीज एंड डिस्क्लोजर्स. स्टूडेंट्स आप अगर लिस्टेड कंपनी में जाओगे तो सेबी एलओडीआर के हिसाब से यू हैव टू डिस्क्लोज दैट, मतलब साल भर डिस्क्लोजर ही करना पड़ता है वहां पर. फॉर एग्जांपल ईयरली डिस्क्लोजर्स होते हैं, हाफ ईयरली डिस्क्लोजर्स होते हैं, क्वार्टरली डिस्क्लोजर होता है, मंथली डिस्क्लोजर होता है, इवेंट बेस्ड डिस्क्लोजर होता है. सिर्फ डिस्क्लोजर ही करना है, दैट इज अंडर सेबी एलओडीआर. व्हाई डिस्क्लोजर्स आर नेसेसरी? फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसपेरेंसी, राइट. ट्रांसपेरेंसी एंड ऑल के, एंड फॉर इन्वेस्टर्स शुड नो what all things are going in the company, and also SEBI should know. Then as per Companies Act, we make various disclosures. Under Companies Act we make various disclosures. For example board of directors में disclosures हम लोग करते हैं, right. उसके बाद में हम लोग board of directors की जो reports होती है उसमें disclosure करते हैं, annual return में disclosure होता है, financial statements में disclosure होता है, annual reporting में disclosures होते हैं. तो ये सारे चीजें we will study under disclosures and policies, right. So students come on next chapter 7. It is related to the accounting and auditor related issues, RPTs and visual mechanisms, right. Chapter 7. Students, there is internal audit is there. For some company it is mandatory, and for some company if they want they can do it voluntarily. Internal audit is there. Then next is stat audit is there, we call it as statutory audit is there, right. Then RPT, that is related party transaction. In RPT we will study what is related party transactions, who are related party transaction, what are the approvals needed for the related party transaction, then what is the process of related party transactions. Students ये सारे चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में. एंड विजुअल मैकेनिज्म फॉर एग्जांपल whistleblower policies are there, right. We will study under visual mechanisms. Then come on chapter 8. What is the chapter heading of the chapter 8? Corporate governance and shareholders, right. And what is the heading of chapter number 9? Corporate governance and other stakeholders, right. Students let me tell you, यहाँ पर शेयर होल्डर इज अ नैरोर कंसेप्ट एंड स्टेक होल्डर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट. अंडर स्टेक होल्डर शेयर होल्डर आता है अंडर स्टेक होल्डर. फॉर एग्जांपल स्टेक होल्डर, हु आर द स्टेक होल्डर्स? स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं? those who have stake in the company. For example employees are there, then bankers are there, then creditors are there, right. देन और कौन हो सकता है? कस्टमर्स आर देयर, राइट. कस्टमर्स. सो दिस आर ऑल स्टेक होल्डर्स, एंड द लास्ट इज शेयर होल्डर्स. सो स्टूडेंट्स व्हेन आई वाज वर्किंग इन द कंपनी में क्या होता था, जो भी शेयर होल्डर्स के ग्रीवेंसेस होते थे वो डायरेक्टली मेरे पास आते थे, राइट. और
वन सेकेंड स्टूडेंट्स, वन सेकेंड। तो जब मैं कंपनी में काम करता था स्टूडेंट, तो सारे जो ग्रीवेंसेस होते थे शेयर होल्डर के वो मेरे पास आते थे, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज। और जो बाकी के ग्रीवेंसेस होते थे, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉइज का ग्रीवेंसेस है, वो एचआर डिपार्टमेंट के पास जाता था। कोई क्रेडिटर्स है या फिर जो कोई कस्टमर है, तो उनके ग्रीवेंसेस अलग अलग डिपार्टमेंट के पास जाते थे, राइट। मगर शेयर होल्डर के ग्रीवेंसेस हमेशा सीएस के पास आते थे, राइट। देन स्टूडेंट्स, governance, next topic is governance and corporate governance, sorry, governance and compliance risk, chapter 10, governance and compliance risk। companies को n number of compliances are to be done, and if they don't do the compliances, what are the consequences? There is fines are there, then penalties are there, right? Penalties are there. Then what is there? In some cases there is imprisonment is there, imprisonment is there, right? So compliances and consequences of non-compliances we will study in this chapter, right? Students, compliance is very important part of the corporate governance, we all know, right? Then chapter 11 is corporate governance forums। Students, there are many corporate governance forum, for example ICSI is there, then Indian Institute of Corporate Law is there, Indian Institute of Corporate Law is there, right? So these are the corporate governance forums. Similarly, there are many international forums are also there. So these all things we will study under this particular chapter. So total there are how many chapters? Total there are 11 chapters we will study here, fine. So now we will move further, we will see part 2, part 2, one second. And students, the next chapter is part 2, part 2, under part 2, risk management, part 2, risk management। risk management is for how many marks students? risk management is for 20 marks। एक ही चैप्टर पढ़ना है इसमें, risk management 20 marks, राइट स्टूडेंट्स। मेरा यही मतलब होगा इस क्लास में कि हर बच्चे को एटलीस्ट एग्जाम्शन मिले और 70 प्लस टारगेट होना चाहिए अपना। कितना? 70 प्लस, 70 प्लस इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस में 70 प्लस, राइट। और एक बात बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं सर आईसीएसई का नया सिलेबस आने वाला है 2023 में, राइट। इट इज गोइंग टू कम इन 2023 और दिसंबर से एप्लीकेबल होगा वो 2023 में। मगर सर ये चैप्टर होगा क्या, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा क्या वहाँ पर? यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसका फर्स्ट चैप्टर ही, मतलब अपना जो फर्स्ट टॉपिक ही, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस पेपर 1 इज फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो डरने की कोई बात नहीं, अगर आप नए सिलेबस में भी शिफ्ट होते कभी इन केस, तो ये पेपर आपको नए सिलेबस में भी है, राइट। सो रिस्क मैनेजमेंट इट इज फॉर 20 मार्क्स, और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट। देन पार्ट 3, पार्ट 3 इज कंप्लायंस, पार्ट 3 इज कंप्लायंस। कंप्लायंस में वी आर गोइंग टू स्टडी अंडर चैप्टर 4, chapter 13, internal control, right? Under internal control, what all we are going to study here? Various elements of internal control। स्टूडेंट्स नोट डाउन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। various elements of internal control, right? Second is techniques of internal control, fine। And the third is effectiveness and limitation of effectiveness and limitation of internal audit। So under chapter 13 this three topics we are going to study, fine। So
chapter 14. What is chapter 14? Chapter 14 is reporting. Students, in companies there are n number of reporting. For example, CSR reporting is there, then business sustainability reporting is there, then we report many things through the directors report, through annual reports. तो ये सारा चीज we are going to study under chapter 14. Fine. So come on, last part is part 4, ethics. Students, ethics is for 10 marks. Ethics, what do you mean by ethics? Ethics is a science of morals. Science of morals, that is what is right and wrong and doing the right things. What is right and wrong and doing the right things, इसको बोला जाता है ethics. So ethics जरूरी है कंपनी में, yes obviously बहुत जरूरी है. आजकल आप देख रहे हो कि इतने सारे फ्रॉड्स वगैरह हो रहे, इतने सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर हो रहे. व्हाई देयर इज अ लैक ऑफ इथिक्स, इसलिए हम लोग को इथिक्स भी पढ़ना है. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इथिक्स चैप्टर 14 में वी विल स्टडी 15 में इथिक्स एंड बिजनेस, इथिक्स एंड बिजनेस 16 में CSR एंड सस्टेनेबिलिटी, CSR and sustainability, and 7th is anti-corruption and anti-bribery laws in India, right? Students, CSR stands for corporate social responsibility, right? Every company, those who are crossing some threshold, they are required to contribute 2.5% of their net profit to the CSR activities, right? And sustainability means whatever resources you are using, we have to use that resources carefully, that carefully, so that the future generation, जो भी generations future में आने वाली, उनके लिए भी थोड़ा बहुत resources बच जाए. थोड़ा बहुत मतलब काफी हद तक बच जाए, right? मतलब आप मतलब greedy हो और आप ये कर रहे हो, मतलब सारा resources खत्म कर रहे हो तो नहीं चलेगा, right? So you have to think about the future generations, right? So that comes under sustainability, right? Then anti-corruption and anti-bribery laws in India. Students, बाहर के कंट्री में एक ऐसा नोशन है, क्या इंडिया ऐसी कंट्री है क्या जहाँ पर करप्शन लेना एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, मतलब करप्शन के बिना काम ही नहीं होता है, ऐसा बाहर वाले सोचते हैं. यूएसए, यूके, वहां पर उनकी थिंकिंग ऐसी, उनका नोशन ऐसा. एंड सो व्हाट आर द अदर्स एंटी करप्शन लॉज इन इंडिया? फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट and many acts are there that we will study in this particular chapter. So students, in this way we have seen part 1, that is of governance, right? Then part 2, risk management. Governance is for 50 marks. How many chapters are there? 11 chapters are there, right? Then risk management, only one chapter is there for 20 marks. Then compliance is there for 20 marks, and ethics and sustainability, it is for 10 marks, right? Students, then we will study, now we will look what is the paper pattern. Fine. So students, पेपर पैटर्न कुछ इस तरह तरीके से. टोटल मार्क्स कितने का है स्टूडेंट्स? यहाँ पर 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स पेपर, एंड विथ ऑप्शनल 135 मार्क्स का, राइट? टाइम अलाउड 3 hours. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 6. फाइन. सो 4 पार्ट में डिवाइड है. यहाँ पर आपका गवर्नेंस टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे आपको. पार्ट 2 में आपको रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. पार्ट 3 में आपको कंप्लायंस के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, एंड पार्ट 4 में आपको इथिक्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे. सो वन बाय वन वी विल सी पैटर्न कैसे होगा क्वेश्चन पेपर का. तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, यू हैव टू सॉल्व इधर क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2a. पार्ट 1 में आपको ऑप्शन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में, राइट? 1 2 3 क्वेश्चंस आर देयर इन पार्ट 1. देन कम ऑन पार्ट 2. पार्ट 2 में क्या है स्टूडेंट्स? देयर आर हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर स्टूडेंट्स?
4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंटू 4 मार्क्स इच, राइट, 20 मार्क्स के लिए। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है अपने को, राइट, दे हैव नॉट गिवन ऑप्शंस, बट आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया ये पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मगर आईसीएसए का भरोसा नहीं है, चैप्टर फ्यूचर में वो ऑप्शंस दे सकते हैं, राइट, मगर ऑप्शंस दो या ना दो, वी विल डू रिस्क मैनेजमेंट वेरी प्रॉपरली दैट यू डोंट हैव एनी डाउट। देन come on part 3 question number 5, attempt all parts of either question number 5 और क्वेश्चन नंबर 5A, यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया है अपने को, फाइन। देन पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 6, इट इज फॉर 10 मार्क्स। सर एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स के लिए, नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा कर सकते वो 2 क्वेश्चन पूछेंगे 5 मार्क्स के लिए। सो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछते वो फॉर इंटू 5 मार्क्स इच, राइट, इंटू 5 marks each, right? So students, this is a paper pattern of your governance paper. Students, now we will discuss, one second. Students, now we will discuss one case study, we will discuss Satyam case study, we will discuss, right? सत्यम केस स्टडी, कंपनी का नाम क्या था स्टूडेंट्स? सत्यम कंप्यूटर्स, सत्यम कंप्यूटर्स, राइट, सत्यम कंप्यूटर्स, इट वाज अ हैदराबाद based company, right, Hyderabad based company. Who started this company? In 1987, Ramalinga Raju along with his brother-in-law, that is Rama Raju, start किया ये कंपनी, that is Satyam Computers in 1987. Before starting this company, Ramalinga Raju का बिजनेस क्या था सर? He was into cotton business, कॉटन का बिजनेस था उनका। देन 1991, 1992, 1991, 1992, this Satyam Computers got listed on Bombay Stock Exchange, fine, and in 2001 it got listed where? New York Stock Exchange, right? 1991, 1992 हर्षद मेहता स्कैम जब हुआ था, जब it was listed in Bombay Stock Exchange, and 2001 it was listed under New York Stock Exchange, right? Everything was going very properly, सारा बिजनेस अच्छा चल रहा था। सत्यम कंप्यूटर्स एक टाइम पे इट वाज द 4th लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन इंडिया, 4th लार्जेस्ट कंपनी, सब ठीक चल रहा था। मगर अचानक से क्या हुआ, उस वक्त हैदराबाद में रियल एस्टेट सेक्टर्स का बहुत बूम हो रहा था, प्राइसेस ऑफ रियल एस्टेट सेक्टर्स वेर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। सो रामलिंगा राजू लिखते थे। रामलिंगा राजू व्हाट ही थॉट to invest the company in the real estate sectors, to invest the money in the real estate sector. So what he did, he started purchasing property in Hyderabad. He started purchasing this properties in and around Hyderabad, and he also started purchasing properties पूरी इंडिया में प्रॉपर्टी परचेस कर रहा था। he was purchasing land and all. And students, one person is then we call metro man, बोला जाता है उनको, उनका नाम है श्रीधरन, मेट्रो मैन। उनका ये बोलना था, क्या जो रामलिंगा राजू है उनको जो हैदराबाद में मेट्रो रूट बनने वाला था, उनका जो भी डिटेल से रूट है हैदराबाद का, जो ये क्या बोलते हैं अपने को, मेट्रो का रूट है, तो उनके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, इसके पास रामलिंगा राजू के पास इंफॉर्मेशन थी। तो वो क्या करता था, जो भी मेट्रो के रूट से ना हैदराबाद में, उसके आजू बाजू क्या करता था स्टूडेंट्स, को प्रॉपर्टी परचेस करता था। सो
प्रॉपर्टी परचेस करता था बहुत सारी उन्होंने प्रॉपर्टी परचेस की, मगर अचानक क्या हुआ, ठीक से देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स रामलिंग राजू क्या करता था, हैदराबाद एंड आउट ऑफ द हैदराबाद ही यूज्ड टू परचेज द प्रॉपर्टी, एग्रेसिवली प्रॉपर्टी परचेस करता था, वो परचेस करता था, मगर क्या हुआ, पैसे उसके पास कम कर गिरने लगे अभी, तो उसने क्या सोचा, वन सेकेंड, हाँ हाँ, तो स्टूडेंट्स रामलिंग राजू प्रॉपर्टी परचेस करते रहा और पैसे, देर वाज अ देर वाज मतलब पैसे की कमी थी प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए, तो उसने क्या सोचा, वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो उसके कंपनी के थे, वो उसको मैनिपुलेट करने लगा, मैनिपुलेट करने लगा मतलब सर क्या करने लगा, अगर प्रॉफिट उसका 6 करोड़ का हुआ है तो वो दिखाता था कितना, 60 करोड़ का, ऐसे वो मैनिपुलेट करता था, सेल्स इनवॉइस भी मैनिपुलेट करता था, राइट, मैनिपुलेट करता था, तो मैनिपुलेशन से सर क्या होगा, सर मैनिपुलेशन अगर कर रहे हैं, चलो 6 to 60 करोड़ अगर उसने मैनिपुलेशन किया, तो सर उससे उसको पैसा कैसा मिलेगा, स्टूडेंट्स अगर जब अकाउंट्स नेट प्रॉफिट अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बढ़ा के दिखाते हो ना, तो इन्वेस्टर क्या करेंगे, आपके बैलेंस शीट देख के आपके शेयर परचेस करेंगे, तो स्टॉक मार्केट में आपके शेयर की वैल्यू बढ़ रही थी, राइट, तो काफी अच्छे से स्टॉक मार्केट में इसकी वैल्यू बढ़ रही थी, किसकी, इसकी अपना सत्यम कंप्यूटर्स की, सो जब प्राइजेस बढ़ रही थी तो इन्होंने क्या सोचा, ये दो भाई लोग ने, राजू प्लस रामलिंग राजू, इन्होंने ये क्या करते थे, अपने जो भी शेयर्स है वो बेचते थे, और जो भी पैसा आया वो रियल एस्टेट में लगाते थे, राइट, और कुछ जगह पे तो उन्होंने ऐसे किया है, तो अपने जो शेयर्स है वो उन्होंने क्या किया है, प्लेज किए बैंक्स में, प्लेज किए बैंक्स में, और वहां से भी पैसा लेते थे, राइट, मतलब क्या करते थे, शेयर की प्राइस बढ़ गई, मार्केट में बेचना, और जो भी पैसा मिला वो रियल एस्टेट में लगाते थे वो, फाइन, सो राइट, तो स्टूडेंट्स वो क्या करते थे, अपने शेयर्स भी प्लेज, थोड़े बहुत जो शेयर्स थे वो बैंक्स के पास प्लेज करते थे, और जो भी पैसा उसमें से आया तो रियल एस्टेट सेक्टर में वो यूटिलाइज करते थे, राइट, ऐसा बोला जाता है 365 फेक कंपनीज उन्होंने फ्लोट किए थे, 365, 365 मतलब साल के 365 डेज होते, एक दिन में एक कंपनी, राइट, 365 अगर लीप ईयर है तो 366 डेज, तो 365 कंपनीज उन्होंने फ्लोट किए थे टू बाय द प्रॉपर्टीज, और ये जो प्रॉपर्टीज किसके नाम पे वो परचेस करते थे, ये उनके फ्रेंड्स के नाम पे परचेस करते थे, फैमिलीज के नाम पे परचेस करते थे, और उनके जो फार्म्स थे उसमें जो वर्कर्स थे उनके नाम पे भी वो परचेस करते थे, उसके नाम पे भी वो परचेस करते थे, वर्कर्स के नाम पे भी वो परचेस करते थे, वर्कर्स के नाम पे जिनको 5-5 हजार रुपए सैलरी देते थे उनके नाम पे वो परचेस करते थे, और कुछ कंपनी में तो ये जो वर्कर्स है उनको भी डायरेक्टर्स उन्होंने दिखाया था, राइट, सो ऐसा करते थे, राइट, ऐसा करते थे, राइट, और तो और स्टूडेंट्स वो क्या करते थे, फेक सेल्स इनवॉइस, फेक सेल्स इनवॉइस, राइट, फेक सेल्स इनवॉइस, फेक सेल्स इनवॉइस, कितने फेक सेल्स इनवॉइस उन्होंने किए थे, ऑलमोस्ट जितना अपने को फिगर्स मालूम है 7,500 फेक सेल्स इनवॉइस, सॉरी 7,500 फेक सेल्स इनवॉइस उन्होंने क्या किए थे, दिखाए थे, चलो ठीक है सर, फेक सेल्स इनवॉइस दिखाए थे, मगर पैसे का क्या, पैसे तो बैंक में ही नहीं, वेयर इज द कैश, तो भाई साहब ने क्या किया, बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट ये भी फेक, राइट, बैंक स्टेटमेंट ये भी फेक, सो अब क्या हुआ, 2008 में स्टूडेंट्स रिसेशन आया, क्या आया 2008 में, रिसेशन आया, रिसेशन मतलब मंदी,
मंदी आई और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज थे उनके प्राइसेस घटते गए और इनको लॉस होने लगा, रामलिंगा राजू को लॉस होने लगा। सो रामलिंगा राजू को लॉस, राइट स्टूडेंट्स। तो 2008 में जब रिसेशन आया मंदी के कारण रियल एस्टेट प्राइसेस फिर से डाउन होने लगे, तो भाई साहब ने क्या करना चाहिए, उन्होंने 2008 में सॉरी उनका फर्स्ट प्लान इससे निकलने के लिए, प्लान 1, उनके दो कंपनीज थे, एक था माइटास प्रॉपर्टीज और सेकंड कंपनीज थी माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर, माइटास प्रॉपर्टीज और माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो रामलिंगा राजू ने क्या प्लान किया, सत्यम कंप्यूटर्स, उसने ऐसा किया, ऐसा दिखाया क्या 100% शेयर्स ये माइटास प्रॉपर्टी के परचेस कर रहे और 51% दे आर परचेसिंग ऑफ माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने ऐसा दिखाया। मगर स्टूडेंट्स सत्यम कंप्यूटर्स इज परचेसिंग 100% शेयर्स ऑफ कितना, माइटास प्रॉपर्टीज और 51% शेयर्स ऑफ माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर। जब वो शेयर परचेस करी तो कैश का कोई यहाँ पर जा रहा नहीं, कैश इज नॉट गोइंग आउटसाइड, ये जो दोनों कंपनीज थे उनके फैमिली के ही थे, उसको सिर्फ यही दिखाना था जो भी एक्चुअल फिगर से और जो भी फेक फिगर से वो उसको मैच करवाना था। तो वो ऐसा दिखा रहा था कि जो भी पैसा, जो भी लॉस हुआ था उसको रियल एस्टेट सेक्टर में, तो वो ऐसा दिखा रहा था कि जो भी पैसा मेरे पास था वो मैंने क्या किया है, मतलब कंपनी में था, दैट वी हैव परचेज 100% इक्विटी ऑफ माइटास प्रॉपर्टीज एंड 51% ऑफ माइटास इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इस केस में क्या होगा, वो ऐसा दिखा रहा था क्या मैंने पैसे उसमें इन्वेस्ट किया इसलिए पैसा वहां पर गया, तो उस केस में क्या होगा, जो उसके एक्चुअल फिगर से और जो उसके फेक फिगर से वो टैली हो जाएंगे। और 2008 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दे दिया विदाउट कंसल्टिंग द शेयर होल्डर्स, फाइन। सो इस केस में इन्वेस्टर्स गॉट सस्पिशियस, एक इन्वेस्टर जो न्यूयॉर्क का था उसने तो लॉसूट फाइल किया, क्या पर, न्यूयॉर्क में लॉसूट फाइल किया। जब न्यूयॉर्क में लॉसूट फाइल किया तो ये प्लान उनको कैंसिल करना पड़ा, किसको, रामलिंगा राजू को, ये प्लान कैंसिल करना पड़ा उन लोगों को, राइट। सो ये प्लान उन्होंने कैंसिल किया, ये स्टूडेंट्स, तो ये प्लान उनको कैंसिल करना पड़ा। और इसके बाद वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया, राइट, उन्होंने रिजाइन कर दिया कंपनी से। स्टूडेंट्स ऑन 7 जनवरी 2009 रामलिंगा राजू ने क्या किया स्टूडेंट्स, रामलिंगा राजू ने कन्फेस किया मीडिया के सामने दैट वी हैव मैनिपुलेटेड आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कन्फेस कर दिया। जैसे स्टूडेंट्स उन्होंने कन्फेस कर दिया, कन्फेस करने से पहले रामलिंगा राजू और उनके ब्रदर्स और जो भी मेंबर्स थे, सीएफओ भी था उनका, राइट, उन्होंने क्या कर दिया, उनके शेयर्स बेच दिए थे बिफोर कन्फेस, राइट। और इसके बाद में क्या हुआ स्टूडेंट्स, वन सेकंड, इसके बाद में केस चला, इनको अरेस्ट कर लिया, दोनों भाई लोगों को अरेस्ट कर लिया दोनों। और यहां पर इनके स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स कौन थे स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यूसी। सेबी ने
पीडब्ल्यूसी को 2 साल के लिए बैन किया फॉर ऑडिटिंग द लिस्टेड एंटिटीज, राइट। और यूएस स्टॉक एक्सचेंज, दैट इज यूएस, जैसे यहाँ पर सेबी वैसे यूएस सिक्योरिटी कमीशन वहां पर होता है, सिक्योरिटी कमीशन, राइट। उन्होंने भी 6 मिलियन का फाइन लगा दिया, किस पे? सत्यम पे। 2009 में दोनों को अरेस्ट कर लिया, बोथ ब्रदर अरेस्टेड। और गवर्नमेंट ने इमीडिएटली न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट किया, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं चाहती क्या कंपनी डूबे, क्योंकि उसमें एम्प्लॉयज वगैरह बहुत सारे लोग वहां पर काम करते थे। तो प्लान ऐसा था स्टूडेंट्स, अप्रैल 2009 में राइट, अप्रैल 2009 में क्या हुआ स्टूडेंट्स, टेक महिंद्रा जो पुणे बेस्ड कंपनी है, उन्होंने 51% शेयर परचेस किए किसके? सत्यम के। और उनको नाम दिया है महिंद्रा, उसको नाम दिया है स्टूडेंट्स उन्होंने महिंद्रा सत्यम, राइट। फिर जून 2009 में क्या हुआ, महिंद्रा सत्यम थी वो मर्ज किसमें हो गई? टेक महिंद्रा में, टेक महिंद्रा में, राइट। स्टूडेंट्स सीबीआई के रिपोर्ट के हिसाब से, सीबीआई का जो रिपोर्ट था उसके हिसाब से सीबीआई ने क्या चार्जेस लगाए राजू पे? मनी लॉन्ड्रिंग के, मनी लॉन्ड्रिंग के। क्या करता था वो? इंडिया से पैसा यूरोप और यूरोप से पैसा फिर से इंडिया में टू बाय बेनामी प्रॉपर्टीज। बेनामी प्रॉपर्टीज बाय करने के लिए वो क्या करता था? इंडिया से यूरोप पैसे भेजता था और यूरोप से फिर से इंडिया में टू बाय बेनामी प्रॉपर्टीज। और ईडी ने क्या चार्जेस लगाए थे उस पर? 47 पीपल इंक्लूडिंग राजू एंड 166 कंपनीज पे चार्जेस लगाया था मनी लॉन्ड्रिंग का। सेबी ने क्या चार्ज लगाया? इनसाइडर ट्रेडिंग का, इनसाइडर ट्रेडिंग का। और ऑर्डर दिया जो भी उन्होंने प्रॉफिट बनाया इनसाइडर ट्रेडिंग से, कितना प्रॉफिट बनाया था? 1850 करोड़ विथ प्लस 12% इंटरेस्ट के साथ इन्वेस्टर्स को लौटा दिया जाए, ये ऑर्डर दिया था। और 14 इयर्स के लिए दोनों भाई लोगों को बैन किया था स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, या फिर कैपिटल मार्केट वीकेंड से, राइट, राइट। ऑन 4 अप्रैल 2015 स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने क्या किया? दो भाई लोगों को प्लस उनके जो सीएफओ थे उनको और 2 पीडब्ल्यूसी के पार्टनर्स थे एंड 5 अदर्स पीपल, उनको कितना? 7 साल का जेल दिया, 7 इयर्स जेल दिया उनको, राइट स्टूडेंट्स, राइट। और राजू और उनके ब्रदर्स पे फाइन भी उन्होंने इंपोज किया, कितना? 5.5 सीआर, राइट स्टूडेंट्स। ये जो स्कैम हुआ उसके पहले, स्कैम होने से पहले 4 महीने पहले ये जो कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स को, उनको एक अवार्ड भी मिला। अवार्ड का नाम क्या था? ग्लोबल पिकॉक अवार्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ग्लोबल पिकॉक अवार्ड इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये अवार्ड किसने दिया था? वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने दिया था, ये अवार्ड दिया था फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। सो जब भाई साहब ने कन्फेस किया, उनकी प्राइस की वैल्यू थी कन्फेस करने से पहले 170 रुपीज, वो गिर के कितनी हो गई स्टूडेंट्स? 650, 6.5 पहले प्राइस क्या थी? 170, और जब उन्होंने कन्फेस किया उसके बाद कितना प्राइस हुआ? 6.50। इस केस में इन्वेस्टर को कितना लॉस हुआ? इन्वेस्टर को लॉस हुआ स्टूडेंट्स रुपीज 14,162 सीआर का लॉस हुआ। और जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे, इसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन था? LIC, उनको लॉस कितना हुआ स्टूडेंट्स? 950 सीआर का लॉस हुआ।
राइट। लास्ट में स्टूडेंट्स यही बोलूंगा, ये इतना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फेलियर था। लास्ट में यही बोलूंगा, सत्यम को संस्कृत में इसका मीनिंग क्या होता है? ट्रुथ। मगर यहां पर कोई सत्यम नहीं था, सिर्फ असत्यम था, दैट इज लाइस। सो ये था उनका फ्रॉड। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते इसमें क्या क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स हुए थे। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या क्या फेलियर हुआ था इस केस में। फर्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर, फर्स्ट पॉइंट था अनइथिकल कंडक्ट, राइट, अनइथिकल कंडक्ट। सेकंड था फ्रॉडुलेंट अकाउंटिंग, फाइन। देन थर्ड इज dubious role of students, 1 second, dubious role of ऑडिटर्स, ठीक है। फोर्थ क्या था इनका? इनइफेक्टिव बोर्ड, देन फेलियर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। देन नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्लेज शेयर, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, राइट, तो उन्होंने अपने जो शेयर्स थे वो उन्होंने बैंक्स के पास भी प्लेस किया था, मगर उसका भी उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर दिखाया। तो नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्लेज शेयर्स, राइट। ये हुआ कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर। और भी बहुत सारे थे स्टूडेंट्स, मगर दिस वे द इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स, राइट। तो उसके बाद में आफ्टर सत्यम स्कैम, कंपनीज एक्ट में, सॉरी, कंपनीज एक्ट में चेंजेस लाए गए, फाइन। तो स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे चेंजेस लाए उन्होंने आफ्टर दिस स्कैम। कंपनीज एक्ट में एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, टेन्योर कितना? इनिशियली 5 years with no ऑप्शन ऑफ स्टॉक। 5 साल के लिए टेन्योर होगा इनका, और उनको 5 साल में देर विल बी नो स्टॉक ऑप्शंस नहीं मिला जाएगा, मतलब दे कैन नॉट परचेस शेयर्स, फाइन। और यहां पर थैंक्स टू मेहतास, स्टूडेंट्स मैंने आपको बोला था मेहतास उनका फैमिली का ही बिजनेस था, राइट। अगर आप मेहतास को देखते हो, सो इट इज अ रिवर्स ऑफ सत्यम, राइट। एक दिखाता हूं मैं आपको, सत्यम था, यहां पर ले लेते मेहतास, सो फैमिली का ही बिजनेस था। तो इस केस में क्या हुआ? स्ट्रिक्ट नॉर्म फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, strict norm for related party transactions, fine। then class action suit, क्लास एक्शन सूट्स भी हुआ, दैट इज माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर केस करना चाहते हैं तो वो क्लास एक्शन सूट में चले जाएंगे। देन कंपल्सरी डीमटेरियलाइजेशन ऑफ
कंपल्सरी डीमटेरियलाइजेशन ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डर, कंपल्सरी डीमटेरियलाइजेशन ऑफ प्रमोटर शेयर होल्डर। इस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या, आपके पास अगर फिजिकल कॉपी है तो वो आप उसको ऑनलाइन में कन्वर्ट करते हैं, उसको बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन, राइट। फिर सेबी, सेबी ने क्या बोला, मैंडेटरी रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स इफ इट इज अ फर्म, तो हर 10 साल के बाद रोटेशन होगा, एंड इफ इट इज इंडिविजुअल हर 5 साल के बाद रोटेशन होगा, राइट। और there is a monitoring cell of RB, this SEBI, monitoring cell of SEBI। when you कंपनी में क्या होता है स्टूडेंट्स, ईयरली डिस्क्लोजर होता है, हाफ ईयरली डिस्क्लोजर होता है, राइट, क्वार्टरली डिस्क्लोजर होता है। तो ये सेल क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं जो पिछला डिस्क्लोजर था, ये डिस्क्लोजर में कोई वेरिएंस तो नहीं है ना, तो यहां पर भी मॉनिटरिंग बढ़ा दिया, राइट। एंड विसल ब्लोवर पॉलिसी, विसल ब्लोवर पॉलिसी भी लागू कर दिया। विसल ब्लोवर पॉलिसी मतलब अगर कोई बंदे को लगता है कोई गड़बड़ है कंपनी में, तो ही कैन डायरेक्टली अप्रोच द ऑडिट कमेटी, फाइन। सो स्टूडेंट्स, these are the some changes that were brought by the SEBI and Companies Act। और ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स थे, ये सारे फेलियर्स थे सत्यम स्कैम में। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं क्या करूंगा, हर हफ्ते आपको एक एक केस बताते जाऊंगा और इस हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग रुकते हैं यहाँ पर, ओके, चलो बाय बाय।